My dear student, good morning all of you. Student, today आज एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है बॉन्ड एंगल। ठीक, बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड मीन्स होता है बंद और एंगल मीन्स होता है कोण। बॉन्ड एंगल, बंद कोण, जिस टाइप से आप पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। बॉन्ड लेंथ हमने बताया था, बॉन्ड एनर्जीज भी बताया था, बॉन्ड लेंथ भी आप पढ़ चुके हैं, बॉन्ड एनर्जीज भी पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बॉन्ड एंगल है। सेम उसी तरीके से जो आप दो पढ़ चुके हैं, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जीज, सेम उसी तरीके से बॉन्ड एंगल भी है। बॉन्ड एंगल कैसे बनता है? जैसे लेंथ आपने पढ़ा था कि वहाँ पे टू या मोर देन, दो या दो कंपाउंड थे या एलिमेंट थे, उनके बिटवीन जो बॉन्ड बनता था वो बॉन्ड लेंथ कहलाता था। ठीक, उसी तरीके से एनर्जीज भी था, बताया गया कि किसी बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी लगती है या किसी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होती है, बॉन्ड एनर्जीज है। तो आज का टॉपिक है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? जैसे दो कंपाउंड होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को हम ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं जैसे ये जो है, मान लेते हैं जैसे दो पेन हैं। ठीक है, दो पेन हमने ले लिया, इस दो पेन को हम ले लेते हैं और दो पेन अलग अलग डायरेक्शन में हैं, ऐसे पकड़ते हैं। ठीक, अलग अलग डायरेक्शन में है। कोई थर्ड तीसरा पेन लेते हैं, तीसरा पेन लेते हैं। ठीक, तीसरे पेन को कहीं पे ले जाके इसको फिक्स करते हैं। तो ये जहाँ पे जुड़ेंगे दोनों पेन, कुछ न कुछ एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ न कुछ एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात कोण का फॉर्मेशन करते हैं, वही कहलाता है बॉन्ड एंगल। पहले तो ये लेंथ से जुड़ेंगे, लंबाइयों से जुड़ेंगे, बॉन्ड लेंथ से जुड़ेंगे, फिर इनके बिटवीन किसका फॉर्मेशन होगा? एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो आप समझ गए। मान लेते हैं जैसे ये मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम मान लेते हैं यक्स है, कोई मॉलिक्यूल्स एक्स है, दूसरा मॉलिक्यूल्स वाई है। ठीक, और थर्ड मॉलिक्यूल्स हम मान लेते हैं जेड है, थर्ड मॉलिक्यूल जेड है। ठीक, तो ये आपस में जैसे एक्स अलग रेजेस है, वाई अलग रेजेस है, एक्स वाई और जेड को मिलाते हैं तो एक लेंथ मिलता है, एक रेजेस हुआ, एक लेंथ हुआ, मतलब वाई और जेड को। फिर इसी तरीके से एक्स जो दूसरा मॉलिक्यूल से, इसको जब हम जेड से मिलाते हैं तो अलग मॉलिक्यूल्स हुआ, जेड को मिलाते हैं तो अलग मॉलिक्यूल्स हुआ। ठीक, तो x और y दो मॉलिक्यूल्स हमने लिया था स्टार्टिंग में, और दोनों को हम एक डायरेक्शन में भेज रहे थे, और थर्ड मॉलिक्यूल्स कहीं पे हम तीसरा बिंदु z ले लिए। ठीक, और ये जब जा कर के मिक्स मिलते हैं कहीं किसी पॉइंट, अर्थात z पॉइंट पे मिलते हैं, तो यहाँ देखते हैं जो कोण का फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं पे हमको एक एंगल मिल रहा है। ठीक, दैट इज कॉल्ड, यही कहलाता है, जहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे हैं वहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यही कहलाता है बॉन्ड एंगल। क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स था वाई, कोई मॉलिक्यूल्स एक्स, इन दोनों को हम लेते हैं, थर्ड मॉलिक्यूल जेड ले लेते हैं। ठीक, तो एक्स को जब आगे बढ़ाते हैं और y को जब बढ़ाते हैं आगे, अर्थात एक लंबाई में दोनों बढ़ते हैं, तो जा कर के कहीं मिक्स टुगेदर एक साथ मिलते हैं। जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम यहाँ पे हम जेड रख दिए हैं, अर्थात यहाँ पे देखते हैं बाई आई अपने आंखों द्वारा, तो एक जो बॉन्ड मिल रहे हैं, मिलते हैं, यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, यही कहलाता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का जो शॉर्टकट डिफिनीशन होता है, द एंगल बिटवीन, आप सुनिएगा, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ टू कोवैलेंट बॉन्ड, ऑफ टू कोवैलेंट bonds
is known as bond angle. The angle between directions of the two covalent bonds is known as bond angle. पुनः सुनिए, पुनः फिर से सुनिए, the angle between the directions of two covalent bond is known as bond angle. देखिए डिफिनीशन हम लिख देते हैं, शॉर्टकट डिफिनीशन है, द एंगल between the difference of two covalent bonds is known as bond angle. ये बहुत शॉर्टकट डिफिनीशन है, हम राइट किए हैं कि द एंगल बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, इज नोन एज बॉन्ड एंगल्स. देखिए जैसे हम दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्स एंड वाई लिए हुए थे और ये दोनों डिफरेंस थे. जब इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो किसी थर्ड मॉलिक्यूल्स पर जाके मिलते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस थर्ड मॉलिक्यूल्स को हम जेड मान लेते हैं. ठीक, जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिले हुए हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कोण का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. कौन? यही सब बॉन्ड जो बंद हैं एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड, इसी को बताया गया बॉन्ड एंगल. डिफिनीशन भी राइट की कि द एंगल बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल. सेकंड इसका डिफिनीशन देखिए जो राइट किए हुए कि when two atoms separately, जब दो एटम्स सेपरेटेड का मतलब फैले हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम बॉन्ड, एक बंध द्वारा, जैसे दो एटम थे दोनों सेपरेटली फैले हुए हैं, ठीक, एक बंध के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा, विथ थर्ड एटम, यहाँ पे थर्ड एटम है जेड, ठीक, देन टू बॉन्ड्स, यही जो दोनों बॉन्ड्स हैं, देन टू बॉन्ड्स are formed, the angle between these two bonds is called bond angle. ओके स्टूडेंट, देखिए पुनः रिपीट कर देते हैं कि when two atoms, जब दो एटम सेपरेटेड फैले हुए हैं, फ्रॉम, कैसे, किस टाइप से फैले हुए हैं, एक बंध के द्वारा, विथ थर्ड एटम, जो तीसरा एटम है, then two bonds are formed, the angle between these two bonds is called bond angle. यही कहलाते हैं क्या? बॉन्ड एंगल. या शॉर्टकट डिफिनीशन, ये भी डिफिनीशन ही है, डिफिनीशन ये भी है, द एंगल बिटवीन द डिफरेंट ऑफ टू कोवैलेंट बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल. तो आप समझ गए, ठीक है. लाइक जैसे हम आपको बताते हैं, कोई बॉन्ड होता है जैसे NH3 हुआ, कौन सा? NH3. तो NH3 जैसे मान लेते हैं NH3, इसमें हम पूछते हैं एंगल का फॉर्मेशन कितने अंश का होगा अमोनिया में, अमोनिया मॉलिक्यूल्स में. हाँ, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स भी पाए जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा. नाइट्रोजन के पास क्या पाया जाता है? लोन पेयर्स, दो होते हैं. ठीक, ये देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर है, 3 हाइड्रोजन होते हैं और जो है लोन पेयर्स होता है नाइट्रोजन पे. अब इसमें हम पूछते हैं कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितने अंश का होता है, तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो इसके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल बनेगा 107.3 मिनट्स भी बनता है, कहीं के 107.3 अंश भी लिखा रहता है, लेकिन आप जनरली इतना जानिए 107 अंश होता है अमोनिया में क्या? बॉन्ड एंगल. तो आप देख लीजिए ये जुड़े हैं,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है किससे? बाई कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। दो एटम्स अलग अलग हैं, ठीक, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बाई कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इन्हीं को सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके, अब आप जान गए कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। ठीक, पुनः हिंदी में हम आपको बता देते हैं। ठीक, सुनिएगा कि जब दो परमाणु, इसी डिफिनीशन पे बता रहे हैं, ठीक, जो डिफिनीशन लिखा गया है इस डिफिनीशन पे हम बता रहे हैं कि जब दो परमाणु किसी तीसरे परमाणु के साथ, यही देखिए दो परमाणु हैं, तीसरा परमाणु ये है, जब दो परमाणु किसी तीसरे परमाणु के साथ अलग अलग एक साथ बंध बनाते हैं, अलग अलग हैं बट एक साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, बंध बना रहे हैं, ठीक है, बंध बनाते हैं, तो दो बंध बनते हैं। कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं? दो बॉन्ड बनते हैं, दो बंध बनते हैं, ठीक है। इन दो बंधों के मध्य, इन दो बंधों के मध्य किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इन दो बंधों के मध्य एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। इस एंगल को ही बताया गया बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल कहते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया कि दो परमाणु मान लीजिए x एंड y, तीसरा परमाणु मान लेते हैं z, ठीक है, के साथ क्रमशः xz yz, xz yz, ये क्या बनाते हैं? xz yz, ये क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। और जो एंगल बन रहा है, कोण एंगल xz y कह सकते हैं आप। एंगल कोण को इस तरीके से डिनोटेट किया जाता है, xz y। अब देखिए कोण का फॉर्मेशन हुआ, एंगल xz y, ठीक, दो बंद हुए xz और yz। समझ में आ गया डिफिनीशन, ठीक। आगे देखिए, अब इस बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ चीज़ें और हम बताते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, कि जैसे ऑर्बिटल आपने पढ़ा है sp d f, 4 ऑर्बिटल होते हैं, sp d f ऑर्बिटल होते हैं। तो जो s ऑर्बिटल होता है, पूछेगा कि s ऑर्बिटल, क्वेश्चन पूछता है कि s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है? s ऑर्बिटल जो होता है क्या होता है? ये गोलाकार होता है। s ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है s ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल जो होता है डंबल शेप्ड होता है, d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप्ड, और f जो है कॉम्प्लेक्स होता है। तो s ऑर्बिटल पे हम चर्चा करते हैं। जो s ऑर्बिटल होता है इज स्फेरिकल, इट हैज नो डायरेक्शनल, इसके पास कोई डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है, प्रीफरेंस। बट द 3p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, चूंकि s ऑर्बिटल 2s कक्षकों से मिलकर बना होता है और p ऑर्बिटल जो होता है 3p ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, ठीक। तो जो 3p ऑर्बिटल्स होते हैं हैव डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग क्या रखते हैं? p ऑर्बिटल डायरेक्शंस रखते हैं, वाइल जबकि s ऑर्बिटल जो होता है नो डायरेक्शनल, ठीक है। दे आर डायरेक्टेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सिमिलरली डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी तरीके से जिस तरीके से आपने पढ़ा sp-df, ठीक है, s एंड p पे हमने चर्चा किया कि s ऑर्बिटल हैव नो डायरेक्शनल वाइल जबकि p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल। सिमिलरली इसी की तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे sp, sp2, sp3, sp2, sp3, ठीक है, डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या है? डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लाइक जैसे हम लिख दिए कि sp, sp2, sp3 आल्सो हैव डायरेक्शनल, ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। आल्सो हैव डायरेक्शनल, कौन? sp, sp2, sp3 ये
हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन s ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक, p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन डायरेक्शनल है कौन डायरेक्शनल नहीं है, ठीक, तो ये आप जान गए। आल्सो हैव डायरेक्शनल प्रीफरेंस। आगे सुनिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटरमिनिंग बॉन्ड, ठीक, एंगल्स आर एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स किरण जो होता है, एक्स किरण आर डिफ्रैक्शन, अर्थात ये कहाँ पे, ओनली फॉर क्रिस्टल, ओनली फॉर क्रिस्टल, जो क्रिस्टलीय होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनमें बाई एक्सरे क्रिस्टल, एक्सरे जो डिफ्रैक्शनल मेथड होता है इसके द्वारा मेजरिंग किया जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होते हैं ओनली फॉर किसमें, ओनली फॉर गैसेस, इलेक्ट्रॉन जो डिफ्रैक्शन होते हैं उनका मेजरिंग किया जाता है ओनली फॉर गैसेस, एंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन ओनली फॉर क्रिस्टल्स। ये भी आप जान गए, ठीक। आगे सुनिएगा, आगे आपको जानना है कि जो ये कॉन्टिन्यूअस एटॉमिक वाइब्रेशन मॉलिक्यूल, द मेजर्ड बॉन्ड एंगल्स आर एवरेज बॉन्ड एंगल्स, ओके, बॉन्ड एंगल्स गिव एन आइडिया ऑफ द ज्योमेट्रीज एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हम लाइक बनाए हुए हैं अमोनिया का, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से आप जान सकते हैं कि कितने अंश का एंगल बन सकता है। जैसे H2 होता है, NH3 होता है, CH4 होता है, C2H2 होता है, ठीक है, और CH3 होता है, ऐसे एक्सेट्रा, और भी कंपाउंड्स होते हैं, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। तो आप बॉन्ड एंगल के बारे में जान गए। आगे देखिए, जिस टाइप से आपने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जीज को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, किसको, बॉन्ड एनर्जीज एंड बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, जिस प्रकार से आपने पढ़ा था सेम उसी तरीके से आप जानिए कि बॉन्ड एंगल्स को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट कारक हम राइट किए हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से आप परिचित हैं, संकरण, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, संकरण में क्या बताया गया कि द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स, बॉन्ड एंगल बंद कोण निर्भर करता है अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कई टाइप्स का हमने बताया, लाइक अभी देखिए यहाँ सब लिखे हुए हैं, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं इसको। अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑफ द सेंट्रल एटम पहला फैक्टर है, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल लिए हैं C2H2, फर्स्ट मॉलिक्यूल है C2H2। आपसे हम पूछते हैं कि C2H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, C2H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा आप बताइएगा। तो आपको हम बता दे रहे हैं इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। C2H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। हम पूछते हैं कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप बताएंगे 180 अंश का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि इसका जो शेप होता है, शेप एंड साइज जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल है, रैखिक मॉलिक्यूल है, और 180 अंश का एंगल बनता है किसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो C2H2 जो मॉलिक्यूल्स में sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने अंश का एंगल बनता है, तो 180 अंश का एंगल बनता है। इसी की तरीके से अगला कंपाउंड, अगला मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं C2H4। अब इसमें पूछते हैं कि C2H4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप बताएंगे sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है C2H4 में, sp2। आपसे पूछते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप तुरंत बताएंगे 120 अंश, 120 अंश, चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि sp2 में बॉन्ड एंगल कितने अंश का होता है, 120 अंश का। C2H4 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 में 120 अंश का एंगल बनता है, ठीक है। आगे देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स और लेते हैं, जैसे अगला मॉलिक्यूल्स है CH4 मीथेन मॉलिक्यूल्स में हम पूछते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है,
तो आप तुरंत बताएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जान गए तो हम पूछते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप बताएंगे 109 अंश 28 मिनट्स। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पूछते हैं बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 अंश 28 मिनट्स। तो आप देख लीजिए सबसे मैक्सिमम 180 अंश, फिर मिनिमम लॉस्टली मिनिमम, ठीक। तो ये आपको बताया गया है सबसे मैक्सिमम, ठीक, 180 अंश किस में होता है, C2H2 मॉलिक्यूल्स में। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। फिर इसके बाद इससे मिनिमम 120 अंश का बॉन्ड एंगल होता है, कौन किस मॉलिक्यूल्स में, तो C2H4 में। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। फिर इससे जो है लेस होता है 109 अंश 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल, किस मॉलिक्यूल्स में, CH4 मॉलिक्यूल्स में। कितना हाइब्रिड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पहला फैक्टर था हाइब्रिडाइजेशन, किसका, बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाला फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो आप समझ गए होंगे, ठीक। सेकेंड फैक्टर से देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ऑफ बॉन्डेड एटम्स। किस टाइप के एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको देखना है, बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड का मतलब बंधित परमाणुओं में, बंधित परमाणुओं में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको देखना है, ठीक। आगे देखिए कैसे जानेंगे आप, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, डिक्रीज का मतलब कम होना, ठीक, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल आयन। सेंट्रल आयन केंद्रीय परमाणु जो होता है वो भी क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। जब भाई बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज हो रही, तो जो सेंट्रल आयंस होगा वो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बॉन्ड एंगल वो क्या होता है, डिक्रीजेज हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेंस तो द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज। तो बॉन्ड एंगल जो होता है, बंधित कोण जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। कुछ एग्जाम्पल हम राइट किए हुए, जैसे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट मॉलिक्यूल्स है NH3 अमोनिया। अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, 107.3 अंश, 107.3 अंश होता है किसका, अमोनिया का। अमोनिया मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एंगल होता है 107.3 होता है। उसका स्ट्रक्चर हम जनरली यहाँ पे बनाए हुए हैं NH3 का, ठीक है, NH3 का, ठीक। यदि हम आपसे पूछते हैं कि H2O, भाई जल ही जीवन है, H2O में अगर हम पूछते हैं इसका स्ट्रक्चर है, जल का स्ट्रक्चर है H2O, H2O में पूछते हैं कि इसके पास कितने लोन पेयर्स होते हैं, तो इसके पास 2-2 लोन पेयर होते हैं, और वो भी पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पूछते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होता है H2O में, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है 104.5 अंश, ठीक है, 104.5 अंश, 104.5 अंश, 104.5 अंश का एंगल बन रहा है। किस में, ये H2O का डायग्राम है। वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स में पूछ सकता है आपसे, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग पर डे करते हैं जल का, तो जल में पूछेगा बॉन्ड एंगल कितने अंश का होता है, तो आप बताइएगा 104.5 अंश का होता है। लोन पेयर देखिए आपके सामने दिखाए हुए ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है वाटर में, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे देखिए लोन पेयर होते हैं, जोड़े में होते हैं, वो भी 2 पेयर में होते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बॉन्ड एटम्स में हम बता रहे हैं कि अमोनिया जो मॉलिक्यूल्स है उसका बॉन्ड एंगल होता है 107.3 अंश। फिर PH3 एक फास्फीन है और 3 हाइड्रोजन इससे लगे हैं, इसका बॉन्ड एंगल इससे कम होगा, 93.3 अंश होता है। फिर ASH3, AS का मतलब आर्सेनिक होता है, फिर इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 91.8 अंश होता है। फिर SbH3 होता है, एप्टीमनी होता है,
ठीक है, 3 फिर हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका बॉन्ड एंगल होता है 91 91 अंश, किसमें, sp3 में। तो आपको देखिए दिखाया गया कि ये डिक्रीजेस अवस्था में है, किस ऑर्डर में है, ये डिक्रीजेस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक, ये भी इसके ऊपर भी जो हाइब्रिडाइजेशन में भी बताए थे कि ये भी डिक्रीजेज अवस्था में, चूंकि 180 सबसे मैक्सिमम, इसके बाद इससे मिनिमम, फिर इसके बाद उससे मिनिमम, इसी तरीके से इसमें भी बताया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे मैक्सिमम, फिर उसके बाद उससे मिनिमम, फिर लास्टली उससे मिनिमम, फिर उससे मिनिमम। ठीक, तो ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है, ये पूरा प्रोसेस है, ये बॉन्ड एंगल का है। ठीक, पुनः एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक, बंद कोण जो होता है, ये दो एटम्स, ठीक, दो एटम्स कैसे होते हैं, कोवैलेंटली एटम्स होते हैं, वे आपस में जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो बॉन्डेड होते हैं, बंधित परमाणुओं से जुड़े होते हैं, और कोई तीसरा एटम्स होता है आगे, उससे जाकर के ज्वाइंड होते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, यही कहलाता है बॉन्ड एंगल। ठीक, डिफिनीशन आप देख लीजिए, लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पर, आप बाई आई द्वारा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, फिगर के द्वारा भी हम बता चुके हैं कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स हमने माना है एक्स एंड वाई, तीसरा मॉलिक्यूल जेड है, तो एक्स जेड ये बॉन्डेड है, फिर वाई जेड भी बॉन्डेड है, ये जाकर के किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, अर्थात जेड पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस एंगल का नामनेशन बताया गया कि एक कैसा एंगल है, उसी को बताया गया बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल क्यों है, चूंकि ये दोनों बंद हैं, ये दोनों बंद जाकर के जुड़ रहे हैं। ठीक, तो बॉन्ड एंगल बना दिए। फिर इस बॉन्ड एंगल में बताया गया कि जो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, हम s और p, क्योंकि आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, s ऑर्बिटल जो होता है नो डायरेक्शनल होता है, और p ऑर्बिटल जो होता है डिफरेंट डायरेक्शनल होते हैं उसके पास, और लाइक सिमिलरली इसी तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp, sp2, sp3, ये भी क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शनल होते हैं इसके पास भी। और इसको मीजरिंग मापते हैं कैसे, बाई एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। ठीक है, एक्स-रेज जो होता है वो क्रिस्टल में मीजरिंग किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाई गैसेस में मीजरिंग किए जाते हैं, ये बताया गया आपको। फिर देखिए फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले कारक, जो दो कारक हम बताएं, हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन में आपको कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल्स को दे दिए हैं, ये आप रिमेंबर कर लीजिए, ऑलवेज सदैव यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कंपाउंड दे देगा, पूछेगा आपसे बॉन्ड एंगल इसमें कितने अंश का है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं पे हम एंड करते हैं, और न्यू टॉपिक के साथ न्यू डे आपसे पुनः मिलेंगे। ओके, थैंक्स।